गरीब चटनी पराठे वाली। दिल्ली के पुराने इलाके दरियागंज की एक गली में हर सुबह एक पुराना तवा सुलगता था। तवे पर जब पराठा सिकता तो पूरी गली में खुशबू फैल जाती थी। वो खुशबू किसी होटल से नहीं बल्कि वो खुशबू आती थी कमला दीदी के ठेले से। लोग उसे प्यार से बुलाते थे पराठे चटनी वाली। उसकी हरी चटनी का स्वाद ऐसा था कि लोग महंगे रेस्टोरेंट छोड़कर वहीं आ जाते थे। पर कमला की जिंदगी पराठों से ज्यादा तपती थी। एक रोज सुबह के 5 बजे झुग्गी की दीवारों से धुआं उठ रहा था। कमला एक हाथ से बेलन चलाती, दूसरे हाथ से अपनी बेटी गुड्डी को जगाती। गुड्डी बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी क्या? माँ जरा और सोने दो ना। नहीं बिटिया, जिस दिन तू सो गई ना उसी दिन तेरे सपने भी सो जाएंगे। उठ जा मेरी लाडो, अब तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। फिर हाथ मुंह धोकर वो उसके बालों में तेल लगाती है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर मैं तुझे स्कूल छोड़ते हुए काम पर निकल जाऊंगी। 8 साल की गुड्डी अपनी माँ की बात सुनकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। ये ले अपना टिफिन रख ले। क्या दिया है माँ? पराठा और चटनी, मुझे बहुत पसंद है माँ। अब वो अपने पुराने से ठेले पर एक तरफ थोड़ा सा सामान रखकर और एक तरफ गुड्डी को बिठाकर स्कूल तक छोड़ने जाती है। झोपड़ी से घर तक का सफर वो आधे घंटे में तय कर लेती है। अच्छा गुड्डी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ वो हाँ बोल ना गुड्डी, क्या हुआ रे? तू उदास क्यों हो गई? वो मैडम कल फीस भरने के लिए कह रही थी। चिंता मत कर गुड्डी, मैं कुछ न कुछ करके 1-2 दिन में फीस भर दूंगी तेरे। घबराई हुई सी गुड्डी स्कूल के अंदर चली जाती है और कमला अपनी ठेली लेकर सड़क की ओर चल पड़ती है। फिर कुछ देर बाद ही वो सड़क किनारे पहुंचती है। पुराना तवा, टीन की बाल्टी में आटा और 2 छोटे डिब्बे, एक में हरी चटनी दूसरे में लाल। चल कमला, आज थोड़ी ज्यादा बिक्री हो जाए तो गुड्डी की फीस भर दूंगी। अब कमला अपना ठेला लगा लेती है। कुछ देर बाद उसके पास से गुजरता एक रिक्शे वाला आवाज देता है, कमला दीदी आज क्या बनी चटनी? हरी धनिया पुदीना वाली, राजू जो तुझे बड़ी पसंद है। तो 2 पराठे दे दो दीदी, पेट तो आज तेरा ही पराठा भरेगा। अब कमला पराठा सेकती है। तवे पर घी की सौंधी खुशबू और चटनी की महक से गली महक उठती है और धीरे धीरे कर लोग उसके पास आने लगे, जिससे उसे थोड़ी सी कमाई होने लगी। ऐसे ही उसे सुबह से शाम हो जाती है। चलो शुक्र है, कम से कम गुड्डी की फीस भरने लायक पैसे तो जमा हो गए। अब कल ही स्कूल जाकर उसकी फीस भर दूंगी। सारा दिन पराठा सेकते सेकते खड़े खड़े कमला थक गई थी। शाम को थकी हारी वो घर लौट आती है, जहाँ गुड्डी किताब लेकर घर में चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। मेरी बच्ची, पढ़ खूब पढ़ और पढ़ लिख कर खूब बड़ा बन और अपनी इस गरीब माँ का नाम रोशन कर। चल अब मैं खिचड़ी बना देती हूँ, आज दोनों वही खाकर सो जाएंगे। तू खा तो लेगी ना बिटिया खिचड़ी? मेरी माँ के हाथों में कमाल का जादू है, जो भी बनाती है स्वादिष्ट ही बनाती है। मैं खा लूंगी माँ। ऐसे ही समय बीतता है। रोज का उनका यही नियम था कि गुड्डी को स्कूल छोड़ने के बाद कमला अपने काम पर चली जाती। वो दिन रात मेहनत करती थी। कमला, तू दिन रात मेहनत करती है पर अब भी झुग्गी में क्यों रहती है? कहाँ जाऊं बहन, जो थोड़ी बहुत पैसे कमाती हूँ मैं, वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए जोड़ कर रखती हूँ कि उसके काम आ जाए। जब किशोर जी थे तो सब कुछ था, वो जितना भी कमाते थे उसी में हम दोनों को खुश रखते थे। तो फिर भाई साहब को हुआ क्या था? वो मिल में काम करते थे, फिर एक दिन मशीन में फंस कर गया कि फिर लौटा ही नहीं। उसके जाने के बाद ये ठेला ही मेरा घर बन गया और गुड्डी मेरी जिंदगी। अब तो उसी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। पर तू बड़ी हिम्मत वाली है रे कमला, इतना सब होने के बाद भी तू हिम्मत नहीं हारी। अब गरीब की हिम्मत ही उसकी पूंजी होती है, रोकर तो पेट नहीं भरता, थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ती है। इसी तरह कमला अपनी बेटी के साथ दिन काट रही थी। फिर एक दिन शाम को जब कमला दुकान समेट रही थी, तभी इलाके का ठेकेदार रंजीत वहां आ गया। अरे ओ कमला, ये ठेला यहाँ किससे पूछ कर लगाया? ये जगह मेरी। भाई मैं तो यहाँ सालों से बैठती हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे दी है, अब से रोज 20 रुपए लगेंगे बैठ की, क्या समझी? खाली पीली तू ही पैसे कमाएगी, मैं कुछ न कमाऊं क्या? 20 रुपए, वो भी रोज? हाँ वरना ठेला उठवा दूंगा तेरा, समझी? ऐसा कहकर वो वहां से चला गया
और कमला की आंखों से आंसू गिरते हैं। हे भगवान, गरीब को चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देगा कोई। मेरी बेटी का क्या होगा? उस रोज कमला को यही चिंता सताती रही। फिर शाम को वो घर पहुंची तो चुपचाप बैठी हुई थी। अपनी माँ को यूं उदास देख गुड्डी ने पूछा, आज तू इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। माँ, मैं जानती हूँ तू किसी बात को लेकर परेशान है। देख लेना माँ, एक दिन मैं बड़ी होकर तेरे लिए दुकान खोलूंगी, ठेला नहीं। और जब मैं खूब कमाने लगूंगी ना, तो तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी। तू बस आराम करना, हार मत मानना माँ। ये सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं। तेरी बातों में ही मेरी ताकत है मेरी बच्ची। अगली सुबह वो ठेला लेकर काम पर चली गई। लेकिन कुछ देर बाद, अरे ये मौसम अचानक से इतना खराब क्यों हो गया? तभी आती तेज बारिश से थोड़ा सा पानी उसकी चटनी में भी गिर गया। बारिश होती देख ग्राहक भी वहाँ से भागने लगे। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अब इतनी बारिश में कौन खाएगा तुम्हारे चटनी पराठे? फिर तेज आंधी तूफान भी आने लगता है और तेज आंधी तूफान की वजह से तवा उड़ जाता है, साथ ही चटनी के डब्बे भी बह जाते हैं। अरे मेरे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तभी वहाँ से गुजरता एक नौजवान अर्जुन, जो कि एक सोशल वर्कर होता है। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बारिश मेरा रोजी रोटी का गुजारा ले गई। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कमला बारिश में हो रही होती है। आसपास उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जिन्हें वो समेटने की कोशिश कर रही होती है। फिर अर्जुन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। एक माँ की रसोई बारिश में बह गई, पर उसका हौसला नहीं। बारिश के थमने के कुछ देर बाद ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कई लोग दान करने आते हैं। कोई तवा लाता है, कोई डिब्बा, कोई पैसे और भी बहुत कुछ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? आपकी कहानी वायरल हो गई, लोग आपकी मेहनत को सलाम कर रहे हैं। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे, तू हमेशा खुश रहे। फिर कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की मदद से कमला को एक छोटा सा दुकान का कोना मिल जाता है, जिसका नाम रखा जाता है गरीब चटनी पराठे वाली। देखा गुड्डी, अब ठेला नहीं दुकान है हमारी। अब तू सबसे बड़ी रसोई वाली बन जाएगी माँ। और अब कोई रंजीत तुम्हारा तवा नहीं पलटेगा। और ये सब तुम्हारे कारण हो पाया है अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमला कमाल की चटनी बनाती थी। उसकी बनाई हुई चटनी सबको बड़ी पसंद आती थी। फिर धीरे धीरे कमला की दुकान मशहूर हो जाती है और टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आते हैं। कमला जी, इतने सालों से मेहनत का राज क्या है? राज बस इतना है, भूख चाहे पेट की हो या इज्जत की, दोनों का इलाज मेहनत है। मैंने आटा बेलते बेलते सीखा है कि गरीब को कोई नहीं उठाता, उसे खुद उठना पड़ता है। अब कमला का जीवन बदलने लगता है। अब उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक होने लगती है। फिर 5 साल बाद गुड्डी अब एक बड़ी शेफ बन चुकी है, एक बड़े होटल में काम करती है। अब गुड्डी भी अच्छे पैसे कमाने लगती है और कुछ समय बाद वो भी अपनी माँ के साथ बिजनेस को और आगे बढ़ाती है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। और अब वो खुद का बड़ा सा घर बना लेती है, साथ ही बड़ी गाड़ी भी खरीद लेती है, जिसमें बिठाकर गुड्डी अपनी माँ को सैर करवाती है। सत्तर साल की सावित्री और उसका पति रामदीन दोनों की जिंदगी बहुत दुखों से भरी थी। किराए का मकान था। किराया न देने की वजह से मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। इकलौता बेटा मुकेश बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो अपनी पत्नी के साथ अलग जाकर रहने लगा। सावित्री ने सोचा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गुजारा करने के लिए काम जरूरी है। इसलिए सावित्री ने फुटपाथ पर ही एक अंगीठी जलाकर गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी बेचने का काम शुरू किया। सावित्री बहुत बढ़िया चपाती और टमाटर की चटनी बनाती थी। आते जाते लोग उसके पास रुकते और चपाती और चटनी खरीद कर खाते। सावित्री अम्मा, कुछ भी कहो, जब से तुम्हारे यहाँ गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी खाने लगाऊं ना, घर के खाने की कमी महसूस ही नहीं होती। धन्यवाद बेटा, मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन्हें घर के खाने की सच में कमी महसूस ना हो, इसीलिए मैं गर्मा गर्म चपाती और चटनी बनाती हूँ। सावित्री, टमाटर और आटा ले आया हूँ। रामदीन अगले दिन का सामान पकड़ाने लगता है, तभी उसकी सांस फूल जाती है। तुम्हें कहा था बुखार में मत जाओ, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। मैं चली जाती सामान लेने बाजार। क्या करूं सावित्री,
सारा दिन फुटपाथ पर लेटे लेटे मन नहीं लग रहा था। सोचा कि बाजार से सामान ले आऊंगा तो थोड़ा मन लग जाएगा। तो भी तो अकेली लगी रहती है। काका, आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर रहते हो? हाँ बेटा, जब औलाद नालायक निकलती है ना तो माता पिता का बुढ़ापा सड़कों पर गुजरता है। ग्राहक चपाती और चटनी खाकर जा चुके थे। सावित्री और रामदीन कुछ देर आराम करने लगे, तभी उनका नालायक बेटा और बहू आ गए। मुकेश ने झटके से पैसों के गल्ले को खोला तो सावित्री ने उसका हाथ रोक दिया। क्या कर रहा है मुकेश? छोड़ पैसे, मैं तुझे आज पैसे नहीं ले जाने दूंगी। अरे हम मेहनत करते हैं तब जाकर फुटपाथ पर रहने के लिए थोड़ा बहुत कमा पाते हैं। अम्मा तू जानती है पैसे तो मैं ले जाकर रहूंगा, मुझे किराया भरना है और आज सुनैना का जन्मदिन है, मुझे इसे पिक्चर दिखाने ले जाना है। लाओ पैसे दो। माँ बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है, इसलिए जो भी पैसे कमाते हो इस पर मेरा हक है। सुनो जी, जल्दी करो, पिक्चर का टाइम हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस उम्र में तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है, सड़कों पर सोकर सुबह सुबह उठती है, चपाती चटनी बनाकर बेचती है, और जो पैसे कमाती है तुम सारे छीन कर ले जाते हो। बाबू ज्यादा दिमाग मत खाओ, हमें लेट हो रहा है। चलो सुनैना, आज तुम्हें पिक्चर दिखाकर रात को खाना भी खिलाऊंगा। ये रहे किराए के पैसे और ये रहे हमारे पिक्चर और खाने के। अक्सर ऐसा ही होता था। मुकेश अपनी पत्नी सुनैना के साथ आकर पैसे छीन कर चला जाता था। सावित्री और रामदीन इस बात से बहुत दुखी रहते थे। वो जो भी कमाते वो सारा मुकेश छीन लेता। एक दिन सावित्री और रामदीन चपाती चटनी बेच रहे थे, तभी उन्होंने सड़क के दूसरे किनारे पर एक आदमी को चलते चलते अचानक से गिरते हुए देखा। सावित्री और रामदीन दोनों दौड़कर सड़क के पार गए और आदमी को सहारा दिया और अपने पास लेकर आए। भैया जी, आपके तो घुटनों में चोट आ गई है, अचानक गिर कैसे गए? आज सुबह चश्मा घर छोड़ाया, सड़क पर पत्थर दिखाई नहीं दिया तो ठोकर लग गई। भैया जी, पास में ही डॉक्टर की दुकान है, चलो मैं आपकी पट्टी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बेटे को फोन कर दिया, वो आता होगा। आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर काम करते हो? हाँ भैया जी, बस जीने का यही सहारा है, चटनी रोटी बेचकर गुजारा करते हैं। फुटपाथ पर रहते हो और यही काम करके गुजारा करते हो? सावित्री और रामदीन हरिनारायण नाम के उस व्यक्ति को सारी बात बताते हैं। कुछ देर बाद हरिनारायण जी का बेटा उन्हें लेने आ जाता है। तब तक सावित्री ने हरिनारायण जी को चपाती और टमाटर की चटनी खिला दी थी। सावित्री, तुम चपाती और टमाटर की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। अभी तो मैं बेटे के साथ जा रहा हूँ, एक बार फिर जरूर आऊंगा। अच्छा, चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनारायण जी अपने बेटे के साथ कार में बैठकर घर लौट गए। सावित्री और रामदीन फिर से अपने काम पर लग गए। एक दिन रामदीन की तबीयत बहुत खराब हो गई। सावित्री शाम को काम निपटाकर रामदीन को डॉक्टर के पास ले जाने लगी, तभी हरिनारायण जी आ गए। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे और रामदीन से मिलता जाऊं। आपकी चपाती और टमाटर की चटनी की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? हाँ भैया जी, इनकी तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बुखार में तप रहे हैं। पास के डॉक्टर पर ले जा रही थी, सोचा दवाई दिलवा दूं तो इन्हें थोड़ा आराम आ जाएगा। सावित्री ने गले में से पैसे निकाले और रामदीन को लेकर जाने लगी। तभी उसके बेटा और बहू आ गए और हरिनारायण जी भी वहीं खड़े थे। अम्मा लाओ, जितने भी आज पैसे कमाए सारे दे दो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, अब मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। मुकेश बेटा, बहुत खुशी की बात है कि बहू माँ बनने वाली है, पर अभी मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। मुझे तेरे बापू को डॉक्टर के पास ले जाना है, अभी तू चला जा। सुनो, अगर आपने पैसे नहीं लिए तो मैं शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटी कैसे खाऊंगी? टेंशन क्यों लेती हो सुनैना, मैं पैसे ले रहा हूँ। लाओ माँ, ज्यादा नाटक मत दिखाओ, पैसे दो, बापू को कुछ नहीं हुआ है, एक बुखार उतारने की गोली खरीद कर खिला दो, सही हो जाएंगे। ए लड़के, ये क्या तमीज है अपने माँ पिता से बात करने की? ऐसे बात करते हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसे पैसे छीन कर लेकर जा रहे हो? मुझे सब पता है, सावित्री बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अच्छे खासे सेहतमंद होकर कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों बूढ़े माता पिता की कमाई खाना चाहते हो? और तुम्हारी बीवी, इसके तो बच्चा होने वाला है ना, तो तुम्हें तो ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर तुमने ये पैसे ले जाने की कोशिश की तो मैं भी पुलिस को बुला लूंगा। तुम जेल में बंद रहना चाहते हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे एक इशारे पर तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। हाँ चल चलते हैं, जा रहा हूँ अम्मा। जिस दिन कमाने लगोगे, नौकरी करने लगोगे, अपने माता पिता से मिलने आ जाना। 4 पैसे कमा कर दिखाना, तब अपने माता पिता से मिलना। सुनो जी, यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है, अगर इन्होंने तुम्हें पुलिस को पकड़वा दिया तो मैं अकेले क्या करूंगी? उस दिन हरिनारायण जी ने मुकेश को अच्छा सबक सिखाया। ऐसा ही होना चाहिए था। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए। मुकेश घबरा गया था, उसे पता था कि उसे खुद मेहनत करनी है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने लगा। इधर हरिनारायण जी ने सावित्री और रामदीन की मदद से उन्हें अपनी एक दुकान जो खाली पड़ी थी काम करने के लिए दे दी। दुकान के साथ में ये कमरा भी था जहाँ पर सावित्री और रामदीन को रहने की जगह भी मिल गई।
हरि नारायण जी ने सावित्री और रामदीन की बहुत मदद की। कम से कम उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि हरि नारायण जी ने उन्हें फुटपाथ की जगह रहने के लिए एक सुविधाजनक जगह दे दी, और यही उस बुजुर्ग पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।